This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन मुबारक हो। आज जो हम अभी कुछ देर पहले तक कह रहे थे कि 33,000 नहीं पहुंच रहा, अभी बड़ी प्लेजेंट फिगर्स आई हैं कि उस वक्त हम बहुत 14 पॉइंट का देख रहे थे शो जब टिप्स ऑफ द ट्रेड शुरू किया था। माशाल्लाह 122 पॉइंट का इजाफा हुआ और इस तरह से माशाल्लाह 33,080 का लेवल आ गया और बड़ी खुशाइन बात है। 30 इंडेक्स में भी 39 का इजाफा हुआ, 19,374। ऑल शेयर्स में 95 का इजाफा, 22,696 और टोटल वॉल्यूम 172 जो कि न ज़्यादा है न कम है, बीच का है आज। एडवांसिंग कंपनी 162, डिक्लाइनिंग 140, अनचेंज 25, 327 कंपनीज़ का काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर्स के इलेक्ट्रिक 26 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 11, फातिमा फर्टिलाइज़र 8 तकरीबन 9, दीवान मोटर्स 8, बाइको 8। गेनर्स फिलिप्स मॉरिस में 74 का इजाफा, शिजान इंटरनेशनल में 21 का इजाफा, सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में 19, अटक पेट्रोलियम में 10 और गिलेट पाकिस्तान में 14। लूजर्स सफ़ायर फाइबर 28, JW शुगर 16, अटलस होंडा 14, मरी पेट्रोलियम 7, एंग्रो फूड 7। नाज़रीन ये तेल की कीमत माशाल्लाह कल 41 प्लस पे गई, इससे हमारे तेल की जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स में इजाफा हुआ और वैसे भी जनरली इजाफा हुआ। 2-4 ख़बरें गश्त कर रही हैं जिसका इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट पे। मिसाल के तौर पे ये बाइको पेट्रोलियम जो है उसकी एक सिस्टर कंसर्न है बाइको टर्मिनल, जो शायद वो टर्मिनल है जो क्रूड लाती है समुंदर से 1 किलोमीटर की पाइपलाइन के ज़रिए, उसको मर्ज किया जा रहा है। इस खबर को जब ये स्टॉक एक्सचेंज में आया तो बाइको के शेयर में काफ़ी तेज़ी आई है। इसी तरह हाईटेक जो है लुब्रिकेंट, उसने जो अपना रिज़ल्ट दिखाया वो अच्छा था और उस वजह से वहाँ पे तेज़ी आई, कल अपर लॉक पे रहा, आज भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से भी आज काफ़ी गहमा गहमी रही है। उससे पहले आपने देखा कि ई फूड में काफ़ी तेज़ी आई बिकॉज़ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है 500 मिलियन की उसमें एट द रेट ऑफ 162। आज उसका जो रेट है वो 162 से नीचे है। तो जो बाहर की कंपनी ने ली है कुछ देख समझ के लिए है, तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि उसके रेट को 162 तक तो जाना चाहिए। अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो ये हफ्ता अच्छा रहा है। मंडे को हमने 69 का इजाफा देखा, ट्यूसडे को 115 का लॉस और वेडनेसडे को 268 का इजाफा, थर्सडे को 66 का इजाफा और आज 122। तो टोटल जो पॉइंट गेन हुआ है 411 और एवरेज वॉल्यूम जो था 166 था, जो कि पहले के मुकाबले में बेहतर है। तो ये आज की सिचुएशन थी और इन हालात पे बात करने के लिए हमने दावत दी है नुमान ज़हीर साहब को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट सनराइज़ कैपिटल। एक बहुत ही सीजनड और बहुत इल्म और शऊर रखने वाले एनालिस्ट हैं और इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगी। ज़हीर साहब, मार्केट माशाल्लाह 33 पे क्लोज हो गई। आपके लिए मुझे जलेबी ला के रखना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी भी पता चला, मैं शो में बिज़ी था, मैंने देखा ही नहीं था, नहीं तो मैं इंतज़ाम कर लेता, लेकिन अब इट वॉज टू शॉर्ट ए पीरियड। हम हर हज़ार को एक सेलिब्रेट करते हैं। मुल्क में ज़्यादा खुशियों के मौके तो होते नहीं, कभी क्रिकेट पे खुश हो जाते हैं, कभी मार्केट बढ़ने पे खुश हो जाते हैं, वैसे तो और ख़बरें ख़राब आ रही होती हैं, तो वी शुड सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ थिंग। फिर गिर जाएगा वो और बात है। तो बताइए कि ये हफ़्ता बड़ा अच्छा गुजर गया माशाल्लाह, क्या वजूहत? देखिए, जो आपके रिसेंट पास में जो मार्केट एक्टिविटीज़ हो रही थी उसमें ये था कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही थी
तो मेजर जो सेक्टर है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का जिसका वेटेज ज़्यादा है उसमें आपके ऑयल एक्सप्लोरिंग का काफ़ी हैवी वेटेज है। तो ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही थी तो हमने देखा OGDC जो है वो जो लास्ट टाइम आपके साथ इंटरव्यू में बात हो रही थी अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहे थे। PPL प्राइस टू बुक वैल्यू 103 रुपये के अराउंड उसकी बुक वैल्यू थी और वो से नीचे वगैरह ट्रेड हो रहे थे। तो हम यही कहते हैं कि वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है लेने के लिए। अब जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ने PPL 98 तक आ गया था, वो भी शायद बुक वैल्यू के करीब था। PPL भी जो है वो अपने PPL 98 तक नहीं आता, PPL तो अराउंड 98 पे मैंने देखा जी। तो वो भी जो है अपनी ब्रेकअप वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी थी सर, मैंने 98 पे देखा OGDC तो मैंने कहा खरीद लो। OGDC मेरे ख्याल में OGDC आया था 100 से नीचे और PPL जो 100 के ऊपर ही रहा है। अच्छा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है जी हाँ कंफ्यूज हो रहा था। तो ये काफ़ी नीचे थे। अभी हमने जो देखा कि ऑयल प्राइसेस जो है मोर देन 50% इंक्रीज़ हो गया। $27 से अब ये $13 लगा लें तो 41 प्लस पे गई ना कल तक जी। तो तकरीबन $14 जो है $28 के ऊपर $14 जो है 50% इंक्रीज़। तो जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो जो ऑयल के जो शेयर्स बॉटम आउट हुए थे उनमें अपसर जा रहा है। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर भी जो था वो उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के नीचे हो रही थी और एक कंसर्न आ रहा था कि लोकल प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड पर हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस जो लोअर साइड पर हैं। तो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में भी हम सेलिंग प्रेशर देख रहे थे। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर में भी एक कन्फ्यूजन है, एक वो है कि आपके जो जुलाई 18 है उसको एक बहुत बड़ी PIBs की जो है मैच्योरिटीज़ आ रही हैं, चूँकि वो 3 साल पहले के जो PIBs होते हैं वो एवरी 3 ईयर्स जो मैच्योर होते हैं और 7 या 10 ईयर्स। तो उस मैच्योरिटीज़ जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट के ज़माने की है। अब जो लोअर इंटरेस्ट रेट है तो उनको रोल ओवर होंगे तो आगे के फ्यूचर के प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक की भी जो है वो आपकी थोड़ी सी कंसर्निंग हो गई थी। नाउ हाउएवर अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है ऑयल का और फर्टिलाइज़र की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं, तो ओवरऑल जो है लोकल इन्वेस्टर्स ने और लोकल इंस्टीट्यूशंस की जो है वो बाइंग देखने में नज़र आई है। पिछले दिनों पूरे थ्रू आउट द वीक हमने देखा कि फॉरेनर्स जो है सीमेंट के स्टॉक्स में बाइंग करते रहे हैं। ऑल्दो उनकी जो है नेट तो सेलिंग ही दिखाई थी, नेट सेलिंग होती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। अच्छा, एक जगह बेचा एक जगह खरीदा, मेनली जो है फर्टिलाइज़र में उनकी सेलिंग विटनेस हुई है पिछले दिनों, लेकिन सीमेंट सेक्टर में थ्रू आउट द वीक जो है उनकी बाइंग देखने को मिली है। आज की फिगर्स अभी नहीं आई हैं तो कल भी जो है $2 मिलियन की जो है वो उन्होंने नेट बाइंग की है सीमेंट्स के अंदर। ऑल्दो ओवरऑल जो है वो नेगेटिव था। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हाउएवर अभी मार्च जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का जो है वो क्लोजिंग आ रहा है तो उस वजह से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन की साइड से सेलिंग प्रेशर भी नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो अपनी NAV वगैरह इंप्रूव करने की वजह से सेलिंग साइड पे नहीं हो रहे होते हैं। इसी तरह और दूसरे कमर्शियल बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूशन की भी सेलिंग नहीं होती, इसलिए आपकी इस वक्त जो प्राइस नज़र आ रही है तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है थोड़ी बाइंग जो है वो सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है मार्केट को। नहीं साहब, एक जो खबर आई है बाइकों के बारे में, क्या उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इन चीज़ों की। देखिए व्हाट इज़ दिस टर्मिनल थिंग, मुझे समझ नहीं आई। ये नहीं है, टर्मिनल का नहीं है। इनकी जो पेरेंट कंपनी इंटरनेशनल है, बाइको इंटरनेशनल, जो पहले से काफ़ी अर्से से बात होती आ रही है, वो मर्ज हो रही है। ये जो आपकी जो लोकल बाइको है उसको पेरेंट कंपनी के साथ जो है मर्ज होनी, पहले भी आई थी लेकिन फिर मटेरियलाइज नहीं हुई थी, अब फिर दोबारा। अच्छा, वो जो पेरेंट कंपनी जिसने बहुत बड़ा रिफाइनरी लगाया है वो उसको इसके साथ मर्ज कर देंगे? कैसे मर्ज कर देंगे? आपकी पेरेंट कंपनी इसको होल्ड कर लेगी और ये एक बड़ी रिफाइनरी जो है वो आपकी बनेगी। अच्छा, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर वो इसके पिछले 4-6 महीने पहले नवाज शरीफ साहब ने आके इनॉग्रेशन कहा कि बिगेस्ट रिफाइनरी बन गई। मैंने सवाल ये उठाया एज ए एनालिस्ट कि मैंने कहा भाई ये तो 67,000 टन की कैपेसिटी है, इसीलिए ये थका हुआ प्रोजेक्ट, फेल्ड प्रोजेक्ट है। 10 रुपये से ज़्यादा इसका शेयर बढ़ता नहीं है। 2-3 CEO को तो मैं जानता हूँ जो चला के थक गए, उन्होंने मार्केटिंग की, वहाँ भी कामयाबी नहीं। तो आप अब ये कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनी आई है पेरेंट, जिसने ये पाइपलाइन भी बिछाई हुई है और जिसने बहुत बड़ी रिफाइनरी भी लगाई है, वो एज ए होल इस बाइकों को खरीद लेगी? जी, मर्ज हो जाएगी। ऑलरेडी वो शेयर होल्डर्स हैं, ऑलरेडी शेयर होल्डर अपनी जगह पे रहेंगे। वो जो कोर कंपनी जो होल्ड करेगी उससे वो शेयर ले लेंगे। अच्छा। शेयर नहीं ले लेंगे, शेयर तो ऑलरेडी है। अच्छा। और जो पेरेंट कंपनी होती है ऑलरेडी होल्ड कर रही होती है, वो अब बड़ी पेरेंट कंपनी के साथ मर्ज होएगी तो इनका जो स्पेक्ट्रम, जैसे अभी आपने पाकिस्तान रिफाइनरी को देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी एक्सपेंशन करने जा रही है और बड़ी अब उन्होंने 850% राइट्स दिए थे, तो वो उसके भी अंदर जो है वैल्यूज़ आना शुरू हो गई हैं और उन्होंने जो न्यू एक्टिविटीज़, एसमराइजेशन प्लांट वगैरह, तो अब जब ये बाइकों के भी जो है वसाइल ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है लॉन्गर टर्म में कि पाकिस्तान में एनर्जी नीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो एनर्जी नीड्स बढ़ती हुई नज़र आएंगी तो फिर आपकी रिफाइनरीज़ का रोल भी जो है वो
पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो बढ़ेगा। और ये जो अपनी मज़ीद जो आपकी लिमिटेड प्रोडक्ट्स है समराइजेशन के बाद मुख्तलिफ न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। ये जो PRL के बारे में उनके CFO आए थे हमारे इंटरव्यू में, वो बता रहे थे कि ये जो उन्होंने किया है अभी तक जो है ना सिर्फ उनके 4 प्रोडक्ट होते थे। रिफाइनरी क्या करता है, क्रूड को गर्म करता है, उसके बाद मुख्तलिफ प्रोडक्ट मुख्तलिफ लेवल्स पे निकलती हैं, वो 4 के बजाय 12 हो जाएंगी। तो जाहिर है उसमें बहुत बड़ी आमदनी आएगी, क्योंकि एनर्जी तो आप यूज़ कर ही रहे हैं उसको गर्म करने के लिए। अच्छा, इस फिर भी मैं आप बाइकों के बारे में मेरी समझ में नहीं आती है एज ए बैंकर, एज ए कि जो थकी हुई एक कंपनी 10 रुपये वाली है वो कैसे एकदम से अच्छी हो जाएगी, और विदाउट गिविंग एनी थिंग फ्रॉम आवर साइड मेरा इन्वेस्टमेंट क्यों इतना बढ़ जाएगा? मेनली जो बड़े आपकी पेरेंट कंपनी उसको लेती है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, तो आपकी सिनर्जीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। उस वजह से जो है स्पेकुलेशन है आगे चल के जो कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लॉसेज में थी अब वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगी। पहले अगर चंद साल पीछे चले जाएँ तो इनके जो है बैंकों के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, और इनकी जो फाइनेंसिंग लाइन्स थी वो सारी जो है बंद हो रही थी, तो रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी। तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होंगे कि वो आगे चल के इन्होंने अपने दिए होंगे बैंकर्स को कि हम अपनी एक मेजर कंपनी के साथ, इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ रही है, बहुत बड़ी कंपनी के साथ इनके साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा, वो जो फाइनेंसिंग के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। ये जो उन्होंने पाइपलाइन बिछाया था समुंदर में 1 किलोमीटर का, बायो जिसको कहते हैं, इससे इनकी वायबिलिटी बढ़ गई थी, क्योंकि उससे पहले ये क्रूड लेके जाते थे केमारी से ट्रकों पे, बहुत एक्सपेंसिव था। तो उस पर मैंने ये कहा था कि अगर पहले 10 रुपये का शेयर था, अब ये 13-14 का हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट। अब आप जो बात बता रहे हैं अगर ये बात सही हो जाए तब तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, जो मुख्तलिफ न्यू प्रोडक्ट्स जो आपके आएंगे, जो कि जैसे कि अभी हम लॉट कैम को देख लें, लॉट कैम जो है वो पैराजाइलिन इंपोर्ट करता है, PTA जो बनाता है। तो अगर ये जो एसमराइजेशन के बाद जो जाइलिन मुख्तलिफ जाइलिन होते हैं उनमें से लोकल्स की जो प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट्स होती है वो बनाएंगे, तो वो प्रोडक्ट्स की जो अभी कोई जो प्रोडक्ट्स जो क्योंकि रिफाइनरीज के इतने ज़्यादा अभी प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी लो कॉस्ट लो प्राइजेस पे सेल आउट होती हैं। लेकिन जब आप एक रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उनकी वैल्यूज़ या हायर प्राइस की जो प्रोडक्ट्स डेवलप्ड होंगी, तो इससे जो इनकी जो आपकी वायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये डेवलपमेंट जो पाकिस्तान रिफाइनरी में भी आ रही है और दूसरी रिफाइनरीज में भी आ रही है। फिर उसके अलावा जो ये गवर्नमेंट ने सेट किए थे टारगेट, उसके बाद जो डीएम ड्यूटी है आपकी डीजल पे, वो भी 7.5% से 9% होनी है। तो जून जुलाई में अगर ये लोग अपने टारगेट्स मीट कर लेते हैं रिफाइनरीज, तो वो भी आपकी जो है हेल्प करेगी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करने में। अच्छा, ये सब 2 और ख़बरें हैं, आप बड़े एनालिस्ट हैं इसलिए आपसे ज़रा माहिराना राय चाहिए। एक तो हमने देखा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, मुझे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं याद है, जो ई-फूड में आई है 500 मिलियन की। अभी आई नहीं है, बस टेंडर ऑफर देंगे वो। अच्छा, तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है 51% शेयर्स जो है वो एग्रो फूड्स के लेने के लिए। अच्छा। अब वो किस प्राइस पर होते हैं वो वे फॉरवर्ड, अभी ड्यू डिलिजेंस उन्होंने जो नोटिस आया था उसमें यह आता है कि शॉर्टली ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट करेंगे। तो एग्रो ग्रुप जो है वो मोस्टली अपनी कुछ डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। नज़र ये आ रहा है कि वो एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी एनर्जी में जो है वो बढ़ा रहे हैं। जैसे थर्कोल का कर रहे हैं, जैसे जो असल में जो खबरें आ रही हैं कि उनको 23 बिलियन रुपीस की रिक्वायरमेंट है फाइनेंसिंग की, जो आपके थर्कोल और जो LNG बिजनेस वगैरह जो एनर्जी के हैं। अच्छा, तो उस वजह से जो इनकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं जहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे फर्टिलाइजर में 24% मजीद शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट मार्केट में देने की खबरें हैं। इसी तरह एग्रो पॉलीमर पिछले दिनों खबरें आई थी कि ATS के साथ इनका एग्रीमेंट चल रहा है कि वो उसको बाइंग करने में इंटरेस्ट है। इसी तरह ये तीसरी खबर थी जो एग्रो फूड्स के लिहाज से थी कि नीदरलैंड की कंपनी जो है जो इसको ख़रीदने में इंटरेस्ट रखती है और उसकी कुछ ड्यू डिलिजेंस शुरू करेगी और शॉर्टली जो है वो उसकी प्राइस डिटरमाइंड होगी, वो किस लेवल पे जो है वो। एक जगह मैंने पढ़ा था कि 162 पे वो लेने के लिए तैयार है। अभी कोई ऐसी प्राइस आई नहीं। अच्छा, इसी तरह एक और इन्वेस्टमेंट आई है, वो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। वो विटाल की इन्वेस्टमेंट आई है हैस्कॉल में जी, और उस रेट पे वो डील हुआ है जो उनके जो करंट रेट था उससे ज़्यादा पे हुआ था। तो ये क्यों ये बाहर की कंपनियाँ इतना इंटरेस्ट ले रही हैं पाकिस्तान में, और क्या उनको नज़र आ रहा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट एट वेरी हाई प्राइस ले रही हैं? सबसे पहले तो लोकल इन्वेस्टर भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है मुख्तलिफ एनर्जी प्रोडक्ट्स में का। बहुत सारी ग्रुप्स के कोल के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन कार्ड हैं और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान की बढ़ी। मेनली जो चाइना का इंटरेस्ट पिछले साल शो हुआ है और वो नज़र आ रहा है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स
46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे, तो उसके बाद अगर वो 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं और सीपैक आपका जो कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे जो फॉरेनर्स का जो है इन्वेस्टमेंट का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा हमें वे फॉरवर्ड। जैसे जैसे हमारे इकनॉमिक हालात और पॉलिटिकल हालात और सोशल हालात बेहतर होंगे, तो वी विल फाइंड मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम इन, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी हमें नज़र आएगा और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी उनकी इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आएंगे। अच्छा, ई फूड का की जो कंपनी आ रही है उसको भी मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मैं हॉलैंड में रहा हूँ और ये फिजलैंड कंपनी का बहुत पुराना 200 साल पुरानी कंपनी है ये। बहुत ही सीजनड बिजनेसमैन ये लोग हैं जो भी रेट लगाएंगे, लेकिन मुझे ये खुशी ये हो रही है कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ पाकिस्तान में बहुत बेहतरी नज़र आ रही है ओवर द नेक्स्ट 10-20-50 ईयर्स, तभी वो करें। विटॉल का तो डील हो गया है जी, और मैं विटॉल वालों को कुछ जानता भी हूँ, ये शेवरॉन की कंपनी है दुबई बेस्ड। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि भाई आपने इतने हाई रेट पे क्यों ले लिया, 15% प्रीमियम पे क्यों लिया? 15% माइनस पे लेना तो सेंस बनता है कि आप जब होलसेल में कोई भी चीज़ लेते हो सस्ते लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें प्रॉस्पेक्ट बड़ा अच्छा नज़र आता है, और उन्होंने एक फिगर कोट किया 184 का, उनकी प्रोजेक्टेड प्राइस है 184 का, हमने उसको देखते हुए इस रेट पे लिया है, तो डिस्काउंटेड ही लिया है। तो ये दोनों कंपनियों के जो आउटलुक है उसको देखते हुए लगता है कि लोगों को पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आगे नज़र आ रही है। जी, जो भी आपके बल्क में क्वांटिटी बायर अगर डिमांड होती है तो वो फिर प्रीमियम पे ही जो है शेयर होल्डर देता है। आमतौर से प्रीमियम पे जाता है। अगर शेयर होल्डर बेचने के लिए जा रहा होता है और फाइंड कर रहा होता है किसी बायर को, तो फिर डिस्काउंट पे जाता है। कोई आता है तो ज़्यादा देता है। एनीबडी वांट कि भाई मुझे इतना % शेयर्स चाहिए आपकी कंपनी में या किसी भी कंपनी में मुझे दिला दो, तो उसको प्रीमियम देना पड़ता है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आया है या आप गए हैं उसके पास, कि आपको निकलना है या आपने एंटर होना है। जो निकल रहा होता है, जब भी कभी कोई फाइनेंस अगर निकल रहा होगा तो वो बेच रहा होगा तो आपके डिस्काउंट पे बेच के जाएगा। जब कोई एंट्री ले रहा होगा और उसको आना होगा तो वो प्रीमियम पे ही लेगा। तो अच्छा, नहीं सब इसी तरह एक और भी इन्वेस्टमेंट आई है, उसके इतना आपने शोर नहीं सुना, वो FABL में आई है। एक तो उन्होंने नून को अपने साथ किया, लेकिन एक बाहर की बहुत बड़ी कंपनी रिलेटेड टू फूड बिजनेस वो भी आई है उनके साथ पार्टनरशिप में, उसने भी प्रीमियम दिया। जी, वही मैं कह रहा हूँ, जो भी एंटर होगा, वो जो खुद आया ना नजर आएगा, तो जो भी आएगा जब वो लेने के लिए आएगा तो वो फिर उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। मैं भी अगर कहीं मार्केट में कहूँगा मुझे 5% 10% शेयर्स चाहिए, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ले लो मुझे बेचना है। बिल्कुल, तो डिमांड है तो आपकी इस प्राइस ऊपर होगी। अगर सप्लाई है, कोई आएगा कि भाई मैंने 5% शेयर्स बेचने, कोई बायर ला दो, फौरन कम कर देंगे, कितना डिस्काउंट पे देंगे, डिस्काउंट मांग लेंगे। इसी तरह जो है मार्केट की प्रैक्टिस होती है कि बायर अगर मार्केट में लेने आता है तो वो प्रीमियम पे ही लेता है। अच्छा, आप चलते हैं, आपकी पहले की भी प्रेडिक्शन माशाल्लाह रिकॉर्डेड है, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, खुशी की बात यह है कि हमारे अब तमाम शोज़ कंप्यूटर पे लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। अभी आपके जितने दोस्त हैं कंप्यूटर पे देख सकते हैं, साथ साथ उसको चाहें तो रिकॉर्ड भी कर लें। और ये शो बाद में जो है डाल दिया जाएगा वहाँ पे, आप एज ए रिकॉर्डेड शो देख सकते हैं टिल द नेक्स्ट शो, यानी मंडे को अब नेक्स्ट शो आएगा। दूसरी बात ये है कि हम डेली बेसिस पे इसको अपलोड भी कर रहे हैं यूट्यूब पे या उस पर, तो ये शो आपका हमेशा रहेगा। पिछले शोज़ भी आपके हमने देखे हैं, आपने ऑयल के बारे में जो बातें की थी वो रिकॉर्ड पे है। आज माशाल्लाह तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है जैसा आपने कहा, और आगे आप क्या देखते हैं तेल को? देखिए, मेनली अभी जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है वो तो इसलिए बढ़ी हैं कि ये जो आपकी ओपेक या नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं वो राज़ी हो गए हैं अप्रैल के फ्रीज करने के लिए कोई आउटपुट, और उसके लिए एक मीटिंग जो है वो अप्रैल के मिड के बाद थोड़ी सी 3rd वीक में रखी है, 18 या 19 अप्रैल की डेट रखी है। तो अब स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई हैं कि ओपेक या नॉन ओपेक मेंबर्स जो हैं वो उस पे आ जाएंगे कंक्लूजन पे कि प्रोडक्शन को, आउटपुट को जो फ्रीज कर दिया जाए। पिछले दिनों ईरान के साथ भी उन्होंने कांटेक्ट किया था, ईरान ने शायद अपने, क्योंकि वो न्यू एंटर हो रहा है तो ईरान ने अब सिर्फ कंडीशन ये रखी है वेरी रीजनेबल, उसने कहा कम से कम 4 मिलियन बैरल तो बेचने दो। तो अब वो ओपेक वालों को एज ए के ईरान का एक समझिए कोटा समझ के उसको मान के फिर कैलकुलेशन अपनी करनी पड़ेगी। जी, तो वो फैक्टर है जो प्ले कर रहा है। और ऑयल में क्योंकि जब एक स्पेल आता है तो लोग शॉर्ट सेल करते हैं, तो जब ये इस तरह का खबरें आती हैं तो शॉर्ट सेलर सबसे पहले मार्केट में अपने पोजीशंस को रिकवर करने आता है, उसकी वजह से एक अपसर्ज आता है और वो फिर अगर वो कंटिन्यू रहता है तो बुल रैली में कन्वर्ट होता है। तो हमने देखा कि पिछले दिनों इस तरह की जब खबरें आई हैं तो पहले शॉर्ट कवरिंग आई है और अब स्पेकुलेटिव बाइंग भी होना शुरू हो गई है। तो अगर ये जो टेंडेंसी है वो टिल 18 अप्रैल तक तो नज़र आती है कि 18 अप्रैल तक लोगों के यही स्पेकुलेशन होंगी
आपके ऑयल की जो आउटपुट है वो फ्रीज हो आप सकती कह रहे हैं कि अब एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि लोग सोच रहे हैं कि अभी और बढ़ेगा, तो इस लिहाज से वो खरीदना शुरू कर देंगे। शॉर्ट कवरिंग की करी है तो हाँ। पोजीशंस जो है अपनी रिवर्स की होंगी ना, हाँ। सेल की जगह वो बाइंग पे आ तो, गए। तो डिमांड बढ़ गई है। तो और आगे भी क्योंकि डेट जो है वो अभी 1 महीने आगे की है, तो 1 महीने तक स्पेकुलेशन यही होती रहेगी कि आउटपुट जो है वो किसी लेवल पे फ्रीज होगी और जिसकी वजह से जो है वो प्राइस जो है वो एक अपर रेंज में। आप रिकमेंड करते हैं कि कोई इसको पोजीशन ले? मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो आपके ओवरऑल जो हालात हैं आगे चल के वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या प्राइस होती है। तो आई थिंक इन द मीन्स रहते हुए कि अब जो पोजीशन है उसके अंदर रहते हुए जो है बंदा अपने आप को प्ले करे। ये सब यहाँ पे लेना एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हमारे पास एक आज बहुत सीनियर एनालिस्ट आए हुए हैं, बहुत इनकी दूरअंदेशी है। ऑयल पे भी जो इन्होंने प्रेडिक्शन की थी बहुत हद तक सही हुई है, और मार्केट के बारे में भी यही कह रहे हैं कि इंडीड वेदर वी लाइक इट और नॉट देयर इज़ फ्यूचर इन पाकिस्तान। और ये जो विटॉल है या ये फीसलैंड है या इससे पहले हमने देखा था FFBL में जो इन्वेस्टमेंट आई थी बाहर से, तो ये लोग यहाँ के मार्केट पोटेंशियल आगे की देखते हुए कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो सिपेक का मामला है उससे काफ़ी अट्रैक्शन हुआ है। तो इंडीड ये कंपनियां बहुत पुरानी कंपनियां हैं, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करके ही आती हैं, तो उनको यहाँ फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसीलिए अच्छी कीमतों पे हमारे एसेट्स ले रही हैं और शामिल हो रही हैं। ज़हीर साहब, इसी इंडस्ट्री के सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक आज बड़ा कदम लिया है कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की एक कंपनी बनाने की बात हुई है, जो अभी जो डेड इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं, जो क्लोज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश करेगी। ये दुनिया में और जगह भी होता है। उसमें ये होता है कि आप जाके बैंक से कहते हैं कि भाई आप तो इनको कुछ दे नहीं रहे हो, तो उनकी सिक्योरिटी वो एज्यूम कर लेते हैं और उनके बैंक को लोन वोन दे के उनको फारिग करके फिर उनको चलाने की कोशिश करते हैं। ये इससे ये होता है कि जो ऑलरेडी एक बंद चीज़ है उसको चलाना ज़्यादा आसान है बजाय कि एक नई चीज़ को लगाना। इसको आप कैसा देखते हैं? एक्चुअली इट विल हेल्प कि जो अगर आप जो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से जो डिफ़ॉल्टिंग फर्म्स हैं उनका स्टेक होल्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि जो मैनेजमेंट्स हैं, जो मैं समझाऊँ कि जो स्पॉन्सर जो हैं उसको चला नहीं पा रहे हैं उनको हटा और उनके जो लोन जो हैं वो इंटरेस्ट लगने के बाद ऐसे हो गए कि वो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आ गए हैं, तो वो बैंक्स जो है उनको अपनी उसमें ले लेंगे और उनको रन करेंगे। तो ऐसा होता है, तो बहुत सारे जो डिफ़ॉल्टिंग काउंटर्स पर हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी जो कंपनीज़ हैं वो वायबल हो जाएंगी और उनके अंदर जो है एक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी और वो हेल्प करेगी मार्केट को भी। ये मुशर्रफ के दौर में 2002-03 में ये एक कोशिश की गई थी और उससे बहुत सारी कंपनियां जो बंद पड़ी थी रिवाइव हो गई थी। उसमें हुआ ये था, कंसेशन ये दिया गया था कि असली पैसा दो और अपने डॉक्यूमेंट ले जाओ। तो इसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग ग्रुप जो बना था उसके ज़रिए से ये हुआ था डील कि उनके जो डॉक्यूमेंट यानी कि उनके सिक्योरिटी वापस हो गई और उनके तमाम सूद माफ़ कर दिए गए और उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट जो कि ज़्यादा नहीं होता था, असल तो सूद बहुत बढ़ जाता है ना इनके ऊपर, अगर सूद पूरा का पूरा माफ़ कर दिया जाए, बैंक के लिए भी अच्छा है कि जो एक पैसा उनको मिल ही नहीं रहा, अगर उन्होंने एक ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर 100 का कर्ज़ा है, अगर उनको 40 भी कैश मिल जाए तो उसको फिर से री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो 60 माफ़ करने पर तैयार हो जाते हैं और इस तरह से अपनी वो सिक्योरिटी भी दे देते हैं। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड मूव, इससे काफ़ी कंपनियाँ रिवाइव हो जाएंगी। वो अदरवाइज़ वायबल है लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, पुअर मैनेजमेंट वो बैठ गई जी पॉसिबल। अच्छा सर साहब, अब आगे आप क्या देख रहे हैं? ये जो सिपेक का आप बार बार जिक्र करते हैं, इसका इम्पैक्ट कब तक आना शुरू हो जाएगा? इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। हो गया। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले जो सीमेंट है और जो आपके और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वो हैं उनके अंदर हम फॉरेनर्स की बाइंग देख रहे हैं और सीमेंट्स के जो शेयर्स हैं वो उनमें बुल आया हुआ है। तो मार्केट थोड़ी सी हमारी मार्केट भी एफिशिएंसी जो है वो नज़र आ रही है कि उन स्टॉक्स को जिनकी फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आ रही है, जो मेनली जो सबसे पहला काम होगा वो आपके
इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड नेटवर्क्स वगैरह बनेंगे तो रिफाइनरीज में भी स्टील को भी फ़ायदा होगा। स्टील को भी फ़ायदा होगा। तो वही सेक्टर्स जो है हमें अभी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आप रिफाइनरीज को देख रहे हैं, जैसे आप सीमेंट्स को देख रहे हैं, जैसे आप अच्छा, रिफाइनरी में भी आप बुलिश देख रहे हैं जी। रिफाइनरीज में, यही है कि रोड्स में जो एक तो हमारे यहाँ पिछले दिनों बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि आपके डीजल में डीएम ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और बाकी जो एसमराइजेशन और दूसरे जो इन्होंने अपनी एफिशिएंसीज लाए उसके जो न्यू प्रोडक्ट्स होंगी, और मेनली ये जो जिस तरह की हमारी बात हो रही है कि ये रोड नेटवर्क्स बनेंगे तो इनकी जो प्रोडक्ट होती है जो तारकोल कहलाती है, बिटुमेन कहलाता है, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। वो डिमांड जो है अभी बहुत सस्ती हुई है, इस वक्त वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, और जब वो आपकी उसकी डिमांड आती है तो ये आपकी प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट हो जाती है। जैसे कि हमने 2003 से लेके 2008 तक देखा कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मुल्क में बढ़ी थी अक्रॉस द कंट्री, कराची में भी आपकी एक्टिविटीज़ हुई थी, तो रिफाइनरीज की ये प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम पे बिकना शुरू हो गई थी। तो अगेन ये नज़र आ रहा है कि विद द सेल ऑफ सीमेंट ये इसकी सेल भी होगी तो वो भी प्रोडक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी रिफाइनरी सेक्टर को और इकॉनमी को। तो इसी तरह की जो है वो आपकी फोकास नज़र आ रही है कि लॉन्ग टर्म में उन स्टॉक्स को लिया जाए जिनका फ्यूचर आउटलुक जो है वो बेहतर है। जैसे कि आज जो थी ऑटो पॉलिसी की भी खबरें थी। हाँ, आज ऑटो पॉलिसी की खबर है कि आज शायद पास हो जाए जी। तो उसके अंदर भी जो है, क्योंकि जो बसेस, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स और इस तरह की जो न्यू एंट्रेंट्स होंगे उनको अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो ये इंडस्ट्री भी जो है बहुत हेल्प करेगी इन द लॉन्गर रन, और स्टॉक में लिस्टेड कंपनीज जो रिलेटेड टू दिस हैं उनके अंदर भी अपसर जाएगा। इसी तरह पीआईए के ऊपर भी खबरें आ रही है कि मंडे को जो है वो कोई ज्वाइंट सेशन है, तो पीआईए के अंदर भी आज हमने जो है वो देखा है। तो आगे चल के पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होती है और बाकी जो प्राइवेटाइजेशन का जो स्पेस है वो बढ़ता है। नेशनल बैंक है, स्टेट लाइफ है, ईओबीआई है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर वो सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं तो मार्केट का साइज़ भी बढ़ेगा, और मार्केट की तरफ जो है इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर की जो है वो भी हमें बढ़ेगा। हमें आगे जो मई में जो है वो आपके एमएसआई के अंदर भी इमर्जिंग मार्केट के लिए हमारी आपकी जो है वो मीटिंग वगैरह भी है, तो वो भी हमें देखना है कि हम कब उसकी उम्मीद है। अगर हमारी मार्केट का साइज़ बढ़ता है, हम क्वालिफाई तो करते हैं ना, तो फिर हम उस तरफ भी जो है मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का वेटेज जो है फॉरेनर्स का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ता है, तो हम उसमें भी बाइंग होती हुई नज़र देखते हैं कि वे फॉरवर्ड जो है। अच्छा, ऑटो पॉलिसी जो है काफ़ी दिनों से डिले होता रहा, लेकिन आज मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान आया जो कि वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चलाते हैं कि इस दफ़ा हम पुश कर रहे हैं। 4 कंपनियां सुना है कि वो इंटरेस्टेड हैं आके पाकिस्तान में 100% पाकिस्तानी गाड़ियाँ बनाने के लिए। तो एक तो आपने जो निशानदेही की कि उनको शायद उनके अभी इंटरेस्ट लेने की शायद एक वजह ये भी है कि ट्रक और इस सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ट्रक्स की। तो रिनॉल्ट का नाम आ रहा है, वॉक्सवैगन का नाम आ रहा है, और भी 1-2 शायद और कंपनी भी अभी ऑलरेडी जो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी गंदारा निसान लिमिटेड है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उनमें हमने देखा कि अभी ऑलरेडी उनकी जो पहले बसेस जो है 7-7, 8-8 बसें पूरे साल में बनती थी, वो सैकड़ों में बनना शुरू हो गई हैं। काफ़ी हीनो में भी काफ़ी तेज़ी आई जो हमने देखा, जो हीनो का तो शेयर काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो आपका गंदारा निसान लिमिटेड और गंदारा इंडस्ट्रीज जो कि 10 टाइम्स अपनी शेयर प्राइस उनकी बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस सीपेक की वजह से। जी, सीपेक की वजह से जो पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा कि काफ़ी अपसर्ज आया है इनकी प्राइस के अंदर। और कुछ कंपनीज़ के बारे में स्पेकुलेशन, जैसे दीवान फारूक मोटर्स के बारे में आपके, और दीवान फारूक की खबर ये थी कि वो रिनॉल्ट के साथ मिलकर कोई SUV बना रहा है जी। इस तरह की उसके बाद मामला ठंडा हो गया। जी हाँ, वो ऑटो पॉलिसी डिपेंड करती है। जब ऑटो पॉलिसी आती है और वो बंद यूनिट्स को और न्यू एंट्रेंट्स को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसेंटिव देती है तो इनकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। तो ये अगर ये 3-4 कंपनियां भी अगर आ जाए और 100% पाकिस्तानी गाड़ी बनाए तो एक तो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मगर इतनी क्या मार्केट है कि यहाँ पे 100% गाड़ी बन सके? क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग वाले यही कहते हैं कि जी टोटल गाड़ी इतनी बनती है कि उसमें इंजन गियर वगैरह बनाना वायबल नहीं है। देखिए, अब अगर हम देख रहे हैं चाइना का सीपेक का, और अभी हमने आज देखा कि तुर्कमेनिस्तान को भी सीपेक में शामिल होने की दावत दी गई है। तो सीपेक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, 60-65 कंट्रीज़ जो हैं वो उसका बेनिफिट हासिल करेंगे। जो चाइना, पाकिस्तान कोई 20 करोड़ की मार्केट के लिए चाइना इधर नहीं आ रहा है, जो वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं उनको ट्रिगर करने के लिए आ रहा है। तो जब ये आप चाइना की एंट्रेंस यहाँ पर होगी और इन्वेस्टर्स आएंगे, जस्ट लाइक दुबई में आप देखें दुनिया भर से लोग आते हैं, तो उन्हें ट्रैवल भी करना होगा। और इवन जो अगर हमारा ये 1500 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, तो जो
आपके जो क्या कहलाते हैं बड़े ट्रक्स जो होते हैं, आपके ट्रॉलर्स जो होते हैं, वो पाकिस्तान से चाइना, चाइना से पाकिस्तान आएंगे तो वो डिमांड इन्हीं की बढ़ेगी, बसेस की बढ़ेगी। तो इसी वो तरह अफगानिस्तान को एक सेंट्रल कॉरिडोर भी गुजारा जा रहा है, एक साउदर्न कॉरिडोर भी गुजारा जा रहा है, और जो तुर्कमेनिस्तान ऊपर वाला है उसको भी अपग्रेड करने की बातें हो रही तो हैं। बहुत बड़ी डिमांड नज़र आ रही है हैवी। अभी तो पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो स्मॉल कार्स की जो ट्रक सुजुकी मोटर्स थी वो बहुत बड़ा शेयर रखती थी पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन अगर जो नज़र आ रहा है फ्यूचर के अंदर, सीपेक के अंदर बड़े लेवल्स पे $150 बिलियन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से होने की खबरें आ रही हैं, तो उसके लिए फिर आपको ये सारा एक बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनकी बसेस, ट्रक्स और 1.5 से ऊपर की गाड़ियाँ जो है सीसी की जो है वो डिमांड बढ़ेगी। ये सब आज की आपकी बातें बड़ी उम्मीद अफजा हैं और लोगों के लिए बड़ी तक़वियत की बाइस होगी, और वो अपने इन्वेस्टमेंट पर आराम से बैठ सकते हैं। नाज़रीन, ज़हीर साहब की आपने बातें सुनी, आज तो बहुत ही पॉजिटिव बात कह के गए। आप लोगों की अब इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ़ है, ख़ास तौर से गाड़ी वालों की बहुत सेफ़ है, सीमेंट वालों की नहायत सेफ़ है, स्टील वालों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको जितना भी डराए ना डरें, और अपने मुल्क पे अपनी जो कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर भरोसा रखें। फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। अब जैसे कि मैंने बात की कि 3-4 बाहर की कंपनियों ने क्यों इंटरेस्ट लिया है पाकिस्तान में, क्योंकि ये लोग दूर दूर की देखते हैं और उनको दूर अच्छा नज़र आ रहा है। करीब में अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।